चलिए बच्चों 9.1 का 5वां प्रश्न देखते हैं। पढ़िए भाई, क्या है प्रश्न 5वां। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। यह मान लीजिए कोई काइट के है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और मान लीजिए इस बिंदु पर ये पतंग बंधी हुई है, और हमने ये मान लिया है कि पतंग की जो डोरी है उसमें कोई स्लैंक नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। क्योंकि जनरली जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो हमने देखा होगा कि डोरी में गोल झुकाव रहता है। तो हमने मान लिया कि डोरी बिल्कुल तनी हुई है, उसमें कोई भी झुकाव नहीं है। तो अब ये भी बात कह रहा है कि साथ में जो डोरी है ये 60 अंश का कोण बना रही है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, पढ़िए ज़रा। डोरी की लंबाई आई जे के। तो बताइए भैया, डोरी की लंबाई इनमें से कौन सी भुजा होगी, आप बताइए कौन सी भुजा होगी इस त्रिभुज में डोरी की लंबाई? बिल्कुल, जेके कैसे होगी? जेके तो भैया हाइट है ना, जेके। हाँ, डोरी पतंग उड़ाते हो तो डोरी कहाँ होगी? जैसे यहाँ भी ये हाथ पकड़े हो, ये पतंग है, तो डोरी कौन सी होगी? हाँ बताओ। हाँ, के आई डोर होगी। ये बात हमें समझनी है कि हमसे पूछ क्या रहा है। बैठ जाइए। क्योंकि जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, डोरी तो तिरछी रहती है ना, सीधे मान लो पतंग उड़ा रही, डोरी हमारे हाथ में, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डोरी की लंबाई के आई। ये अज्ञात है। अब देखिए ज़रा, 60 अंश के लिए हमें दिया क्या है समकोण त्रिभुज में? चित्र समझ में आ गया कैसे बनाया गया? यहाँ पे के पतंग है, आई मान लीजिए फिक्स पॉइंट है, और ये पतंग यहाँ पे किसी जगह पे फ़ोटो खींच ली गई, तो मान लीजिए पतंग बिल्कुल रुकी हुई है उस जगह पर, ऐसा आप समझ लेंगे। और डोरी बिल्कुल सीधी है, और उस समय पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो आपसे कह रहा है कि भाई अब डोरी की लंबाई निकालनी है, तो ये बात हमें समझनी होगी कि डोरी की लंबाई कौन सी होगी? कर्ण जो इस त्रिभुज का है वही डोरी की लंबाई होगी, वही हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं, बताओ कटियार, सबसे पीछे। हाँ, लंब और कर्ण का कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, साइन लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि लंब दिया गया है और कर्ण हमें ज्ञात करना है। बैठ जाइए। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग साइन 60 अप्लाई कर लें तो साइन 60 आ जाएगा लंब अर्थात के जे बटे कर्ण अर्थात के आई, और साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60 बटे के आई हमें ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा कर लेंगे बच्चों, तो के आई बराबर आ जाएगा 60 दूनी 120 बटे √3। इसके आगे क्या करना है? परमेयीकरण, √3 का अंश और हर में गुणा। तो अब ये आ जाएगा 120 √3 बटे 3। 3 से 120 विभाजित हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा उत्तर फाइनल आ गया 40 √3। तो यही हमारा आंसर हो गया। अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर आप लिख लेंगे 40 √3 मीटर। समझ गए सभी लोग? चाहे तो √3 का मान भी रख सकते हैं। चलिए छठा सवाल पढ़िए भाई, क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब रुकिए ज़रा, यहाँ पर कह रहा है जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा चित्र बनाते जा रहे हैं हम लोग। ये मान लीजिए हमने पृथ्वी का तल बना लिया है, और 1.5 मीटर लड़का, ये मान लीजिए हमने एक बॉय एज्यूम कर लिया है ए बी, जो कि 1.5 मीटर है। इस बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस में हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर की जो देख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए लड़का है, अगर उसकी लंबाई दी गई है तभी हम लेंगे, नहीं तो उसको बिंदु रूप में लेंगे। अगर लड़के की लंबाई नहीं दी गई है तो हम एक मानेंगे वो बिंदु है केवल एक। हाँ, और 1.5 मीटर लंबा लड़का, आगे बढ़िए ज़रा, क्या कहा गया? 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये मान लीजिए एक भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा है, CD, इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए बिंदु B पर खड़ा है। ठीक बात है, आगे क्या हुआ? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अच्छा, अब कह रहा है कि जब वो लड़का भवन की ओर जाता है, मान लीजिए इस समय कह रहा है जब वो भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश का हो जाता है। तो देखिए, बैठ जाइए ज़रा, बिंदु ए पे, जब बिंदु ए पे हमने उसकी आँख मान ली,
अभी उसने भवन के शिखर को देखा, तो ये देखिए दृष्टि रेखा बनाते हैं एक हम पहले। तो उसने किसी इंस्टेंट पे जब वो खड़ा है, उसने भवन के शिखर को देखा, तो ये मान लीजिए दृष्टि रेखा हमने बना ली। तो अब इस समय उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो उन्नयन कोण के लिए दो रेखाएं चाहिए, एक लाइन ऑफ साइट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे दृष्टि रेखा तो हमने बना ली, अब क्षैतिज रेखा भी बनानी पड़ेगी। और जहाँ पे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का ही तो कोण होता है उन्नयन कोण, मैंने बताया था। तो बिंदु ए से ही दोनों बनानी पड़ेंगी। तो बिंदु ए से हमने ये लाइन ऑफ साइट बना ली दृष्टि रेखा, तो बिंदु ए से अब एक रेखा और कौन सी बनानी पड़ेगी हमें? क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे हमने बिंदु ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन ही यही है कि एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को ही उन्नयन कोण कहा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पे। अब ये बंदा नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो अब कितना उन्नयन कोण है? 30 अंश, 30 अंश किसी दशा में। उसके बाद आगे क्या हुआ कि ये लड़का बिल्डिंग की ओर आगे गया। तो अब मान लीजिए लड़का यहाँ पहुँच गया, इस जगह पे ये लड़का चलते चलते यहाँ पे आ गया, ABCD। अब मान लीजिए ये हम बिंदु नाम दे रहे हैं A' और B'। ये मान लीजिए A' B', ये लड़के की नई स्थिति है। लड़का आगे की ओर बढ़ा और अब A' B' पे पहुँच गया। और अब की बार जब उसने बिल्डिंग के शिखर को देखा, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 अंश। तो A' से जब हम C को ज्वाइन करेंगे, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा तो पहले से ही बनी हुई है, पहली वाली ही काम आ जाएगी। तो ये कोण कितना हो गया है? 60 अंश। हाँ, तो अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? B' पहला पार्ट में कह रहा है कि बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। तो प्रारंभिक स्थिति में वो B पे था, B पे पैर थे उसके, अब कहाँ पहुँच गया? B' पे। तो पहला पार्ट क्या पूछा गया है? B'। और आगे कुछ पूछा गया है? बस इतना ही पूछा गया है। समझ में आ रही सभी को बात? एक बार पुनः जरा सवाल पढ़ दीजिए, सबके दिमाग में आ जाएगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। बस रुक जाइए, ये देखिए 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। हाँ, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सामने देखिए सभी लोग, ये मान लीजिए 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, और इससे कुछ दूरी पर वो खड़ा है। मान लीजिए CD भवन है, तो बिंदु B पर वो खड़ा है लड़का। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब अब ये भवन की ओर जा रहा है, मतलब इस दिशा में चलेगा, ये लगा आगे बढ़ रहा है। हाँ, तब क्या होता है? तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब अभी यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो उन्नयन कोण कैसे बनाया हमने? दृष्टि रेखा बनाई, क्षैतिज रेखा बनाई, बन गया उन्नयन कोण। फिर आगे बढ़ा वो, और मान लीजिए बिंदु B' पे पहुँच गया। अब B' से पैर है उसके, उसका जो आँख है वो A' पे है, तो A' से उसने देखा, अब उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक बात है। तो अब हमें B' बताना है। बैठ जाइए। अब देखिए जरा बच्चों, अगर हमें B' बताना है तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर जितना B' होगा उतना ही A' होगा, ठीक है। और उतना ही मान लीजिए यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं E, उतना ही ED भी होगा। मतलब नहीं, सॉरी, A' और B' बराबर है, जो कि हमें निकालने हैं। कहने का मतलब अगर हमने A' निकाल लिया तो वही B' हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? AB और ED देखिए बराबर होंगे। यहाँ पर AB बराबर होगा ED के, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और उनके बीच की ये लंबवत दूरियाँ हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियाँ बराबर होती हैं, तो AB और ED बराबर होगा, दोनों 1.5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम CE निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 30 में से 1.5 घटा देंगे, इतनी 1.5 आई है। तो 30 में से अगर 1.5 घटा देंगे तो हमारे पास CE आ जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? तो CE बराबर आ जाएगा 30 में से 1.5 को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? CE बराबर आ जाएगा 28.5 मीटर। तो अब देखिए ज़रा, हमारे पास CE 28.5 मीटर आ गई है। कहाँ है CE? ये इतनी, ये है 28.5 मीटर। समझ में आ रहा है सभी को? ये 30 ज़रा हटा देते हैं यहाँ से, ऐसे समझ में आएगा आपको। ये 28.5 है और ये इधर 1.5 है, तो ये मिलके हो गई 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक पूरी 30 मीटर थी। उस 30 मीटर में ये 28.5 है और ये इधर से यहाँ तक 1.5 है। सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? कोई कन्फ्यूज़न किसी को? अच्छा, अब देखिए ज़रा, थोड़ा सा आसान हो गया सवाल। अब यहाँ पे
हमें ए डैश की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए डैश को हम x मान लेते हैं और ए डैश ई को y मान लेते हैं। चलिए देखिए जल्दी से ज़रा, यहाँ पर ये चौक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी, इसको ए डैश है, ये x मान ले रहे हैं और ये y मान ले रहे हैं, नाम थोड़े से जल्दी देने के लिए। अब देखिए अगर हम क्या करें, सबसे पहले tan 60 लगा के y का मान निकाल लें, तो y का मान जब आ जाएगा फिर tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 में x प्लस y ये पूरी भुजा हो जाएगी, y पहले ही आ चुका होगा तो उससे फिर x का मान आ जाएगा। चलिए हम करते जाते हैं तो और आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ई ए डैश में, सबको दिख रहा है, सी ई ए डैश में, यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, tan 60, तो tan 60 अप्लाई करते हैं। चलिए तो यहाँ पे tan 60 हो जाएगा, लंब कितना है 28.5, डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा हम समय कम है, 28.5, और आधार कितना है y हमने मान लिया y हो गया, तो tan 60 का मान √3 बराबर 28.5 बटे y, तो ये गुणा कर लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा 28.5 बटे √3। अभी परमेयीकरण नहीं करेंगे, फाइनल उत्तर में हमेशा परमेयीकरण किया जाता है, जब बिल्कुल लास्ट में आंसर निकालना होगा तभी परमेयीकरण करेंगे, अभी समय नहीं खराब करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात अब हम समकोण त्रिभुज सी ई ए की बात करेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ई ए में, सी ई ए सभी को दिख रहा है बच्चों, ये है सी ई ए, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, tan 30, तो tan 30 अप्लाई करेंगे, तो tan 30 के लिए लंब कौन सी भुजा है, वही पुरानी वाली 28.5, और आधार कौन सी भुजा है, ए ई मतलब x प्लस वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, tan 30 का मान √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई, तो अब x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 28.5 गुणे √3। अब हमें y का मान जो हमें पता है उसको लिख लेते हैं, तो y का मान कितना है 28.5 बटे √3, तो अब यहाँ पर x बराबर 28.5 √3 ऋण y को उधर भेज दिया, समझ में आ रहा है। अब y का मान रख देंगे सीधे सीधे, तो अब आ जाएगा x बराबर हमारे पास 28.5 √3 ऋण y का मान कितना है 28.5 बटे √3, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 28.5 कॉमन ले लीजिए, तो 28.5 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3 - 1 अपॉन √3, समझ में आ रहा है। इन दोनों पदों से 28.5 कॉमन ले लिया, इस पद से कॉमन लिया तो √3 बचा, यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचा, √3 पहले से ही है। एक गलती हो रही है, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, नहीं तो अब यहाँ से गलत आ जाता। ये देखिए इस पद से 28.5 कॉमन लिया तो √3 ये बचा ना, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और ये अलग पद है तो इससे 1 बटे √3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब आगे और जल्दी से हल करते हैं, अब केवल कैलकुलेशन वाला ही काम रह गया है और यही x का मान ही हमारा उत्तर होगा, तो ये आ जाएगा 28.5 और यहाँ पे √3 देखिए लासापा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 1, देखिए यहाँ पर बटे 1 होगा तो इन दोनों का लासापा क्या हो जाएगा √3, तो √3 में 1 का भाग देंगे √3 आएगा, √3 में गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे √3 और √3 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, और गुणा करने के पश्चात 1 ही रहेगा, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए तो x बराबर ये आ गया 28.5 गुणे 2 बटे √3। अब परमेयीकरण कर लेते हैं, तो अब गुणे 2 गुणे √3 पहले 2 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 28 दूनी 56 और 1 57, तो ये 57 √3 बटे 3, √3 और √3 गुणा करके कितना आ गया 3। अब 57 क्या 3 से कट रहा है, तो अब ये 3 × 1 = 3, और तो x बराबर आ गया हमारे पास 19 √3, चेक करिए आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास क्या आ गया 19 √3, अर्थात बच्चा कितना आगे चला है, दशमलव में उत्तर दिया है क्या पीछे,
यही दिया है? तो ठीक है, तो 19√3 मीटर हमारा आंसर है। अब देखिए बच्चों, यही x का मान ए डैश है, मतलब ए डैश हमारे पास आया है 19√3 मीटर। तो ए डैश किसके बराबर होगा? बी डैश के। तो बी डैश बराबर ए डैश बराबर 19√3 मीटर। समझ में आ रहा है? तो लिख देंगे अतः बच्चे ने जो दूरी तय करी है वो है 19√3 मीटर। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए।